कभी सोचा है कि विज्ञान चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमेशा एक ही जुबान में बात कैसे करता है? ये एक ऐसी भाषा है जो सबसे छोटे एटम से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सी तक हर चीज को बयां कर सकती है। तो आज हम इसी यूनिवर्सल भाषा की ग्रामर को समझने वाले हैं, यानी यूनिट्स और डायमेंशंस को। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर वो क्या सिस्टम है, वो कौन सा सीक्रेट कोड है जो दुनिया भर के साइंटिस्ट को एक दूसरे के काम को समझने और उस पर आगे काम करने में मदद करता है? यही सवाल हमारी आज की इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। जरा सोचिए, एक वक्त था जब चीजों को मापना कितना कंफ्यूजिंग रहा होगा। जैसा कि यहां दिख रहा है, CGS, FPS, MKS, दुनिया भर में अलग अलग सिस्टम चलते थे। मतलब एक जगह कोई चीज सेंटीमीटर में नाप रही है, तो दूसरी जगह फुट में और तीसरी जगह मीटर में। इससे न सिर्फ विज्ञान में बल्कि व्यापार में भी जबरदस्त कंफ्यूजन होता था। और इसी सारी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए 1971 में एक जबरदस्त समाधान सामने आया, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम सब SI सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसे साइंस की दुनिया में बातचीत की ऑफिशियल भाषा के तौर पर अपना लिया गया और इसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम विज्ञान की इस यूनिवर्सल भाषा को समझेंगे, फिर इसके साथ सबसे जरूरी यानी फंडामेंटल यूनिट्स को जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इन बेसिक यूनिट्स से बाकी यूनिट्स कैसे बनती हैं, कैसे हम बहुत छोटी से लेकर बहुत बड़ी चीजों को नापते हैं, और आखिर में हम ब्रह्मांड के विशाल विस्तार को मापने के तरीकों पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस भाषा की ABCD सीखते हैं। अगर फिजिक्स एक भाषा है तो ये 7 बेस यूनिट्स उसकी वर्णमाला हैं, उसके अक्षर हैं। इन्हीं से मिलकर मेजरमेंट की पूरी डिक्शनरी बनती है। ये देखिए, ये हैं वो 7 हीरो। लंबाई के लिए मीटर, वजन के लिए किलोग्राम, वक्त के लिए सेकंड, तापमान के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, रोशनी की चमक के लिए कैंडेला और किसी पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। खास बात यह है कि ये फंडामेंटल हैं, मतलब इन्हें किसी और यूनिट से बनाया नहीं जा सकता। ये तो बस हैं, यही हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अच्छा, इन 7 के अलावा 2 और सप्लीमेंट्री यानी पूरक यूनिट्स भी हैं। ये एंगल्स को नापने काम आते हैं। फ्लैट एंगल के लिए रेडियन और 3D या सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। अब जाकर हमारी बेसिक वर्णमाला पूरी हो गई है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। अगर बेस यूनिट्स अक्षर हैं, तो अब वक्त है इन अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने का। यहीं से डिराइव्ड यूनिट्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये डिराइव्ड यूनिट है क्या चीज? बहुत आसान है। ये वो यूनिट है जिसे हम बेस यूनिट्स को गुणा या भाग करके बनाते हैं। मतलब हम उन बेसिक अक्षरों को जोड़ तोड़कर नए नए शब्द गढ़ते हैं जो नई फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। चलिए एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्स यानी बल का। हम सब जानते हैं फोर्स होता है मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। तो हमने मास की यूनिट ली किलोग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट ली मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों को मिला दिया और हमें मिला किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में न्यूटन कहते हैं। देखा कितना लॉजिकल है। और ये देखिए, ये सीधे हमारे सोर्स मटेरियल से लिया गया है। यहाँ साफ साफ दिखाया गया है कि कैसे बल को द्रव्यमान और त्वरण से डिराइव किया जाता है। इसका यूनिट है kg/m/s², जिसे हम न्यूटन कहते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि फिजिक्स की ये भाषा कितनी सिस्टमैटिक है, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। और ये शब्द बनाने का सिलसिला सिर्फ फोर्स पर ही नहीं रुकता। एरिया के लिए हम लंबाई को लंबाई से गुणा करते हैं तो बन जाता है मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी के लिए लंबाई को समय से डिवाइड करते हैं तो बन जाता है मीटर पर सेकंड। और डेंसिटी के लिए मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो बन जाता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हम लगातार नए नए शब्द बनाते जा रहे हैं। लेकिन तब क्या होता है जब हमें बहुत बहुत ज्यादा बड़ी या फिर बहुत ही ज्यादा छोटी चीजों को नापना हो? यहीं पर SI सिस्टम के प्रीफिक्सेस यानी उपसर्ग हमारी मदद करते हैं। ये हमारी भाषा को किसी भी स्केल पर फिट होने की कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। यहाँ देखिए, एक तरफ हमारे पास टेरा, गीगा और पेटा जैसे प्रीफिक्स हैं जो खरबों खरब की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइक्रो, नैनो और फेम्टो हैं जो 1 सेकंड के अरबवें हिस्से से भी छोटे लेवल पर काम करते हैं। ये सिस्टम वाकई में कमाल का है ना? एक और उदाहरण देखें। एटम्स को नापने के लिए एक यूनिट इस्तेमाल होती है जिसे एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। जरा सोचिए, हम कितने छोटे स्केल पर कितनी सटीकता से चीजों को नाप सकते हैं।
अच्छा, अब एकदम छोटे से निकलकर चलिए एक लंबी छलांग लगाते हैं सबसे बड़े पैमाने पर। जब हमें तारों और गैलेक्सीज के बीच की दूरी नापनी हो तो जाहिर है हमारी भाषा को भी उसी हिसाब से बड़ा और विशाल होना पड़ता है। जैसा कि इस तस्वीर से अंदाजा लग रहा है, जब हम चांद तारों की बात करते हैं तो किलोमीटर में दूरी बताना मजाक जैसा लगता है। संख्या इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे लिखना पढ़ना ही मुश्किल हो जाए। इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी एक अलग बड़ी शब्दावली बना ली है। इसमें 3 मुख्य यूनिट्स हैं। पहली है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, जो धरती और सूरज के बीच की औसत दूरी है। फिर आता है लाइट ईयर, यानी वो दूरी जो लाइट 1 साल में तय करती है, जो कि लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर है। और सबसे बड़ा है परसेक, जो करीब करीब 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि सिर्फ 7 बेसिक अक्षरों से एक ऐसी कमाल की भाषा तैयार होती है जो एक छोटे से एटम से लेकर इस पूरे ब्रह्मांड तक लगभग हर फिजिकल चीज को बयां कर सकती है। ये साइंस की अपनी एक खूबसूरती है, उसकी सिंप्लिसिटी में छिपी हुई ताकत। और यहीं पर हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आके रुकते हैं। अगर फिजिक्स की ये भाषा हमारे आसपास की दुनिया को इतने अच्छे से समझा सकती है, तो इसकी हदें क्या हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं या शायद चेतना, जिन्हें ये सिस्टम और इसकी यूनिट्स कभी नहीं माप सकती? जरा सोचिएगा इस बारे में।